साथ बदलते भारत की शान। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता, इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर सप्ताह अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं, लेकिन आज खासतौर से हम बात करने जा रहे हैं कृषि निर्यात की। जी हां, जो कि कहीं ना कहीं बम्पर कृषि निर्यात अब उसको हम कह सकते हैं। अच्छा खासा इजाफा जो है वो कृषि निर्यात में दर्ज किया गया है, और खासतौर से वर्ष 2020 और 21 की अगर बात की जाए तो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में करीब 17% से ज़्यादा का, करीब 18% का जो इजाफा है निर्यात में, वो दर्ज किया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये संभव हो पाया कोविड-19 महामारी के दौरान। उस दौरान भी सरकार की तरफ से जो रियायतें दी गई थी उसकी वजह से, और हर एक स्तर पर, ना सिर्फ अगर हम कृषि निर्यात नीति को देखें या क्लस्टर अप्रोच को देखा जाए या किस तरीके से बाजार तक पहुंच करनी है, इसके लिए कई आयाम थे जिनको और सुदृढ़ किया गया और मजबूती दी गई, और उसके जो परिणाम हैं वो हमारे सामने हैं। जो निर्यात की स्थिति है उसमें बदलाव हो रहा है, निर्यात के आंकड़े जो हैं वो अब काफी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका लाभ ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम देख सकते हैं, बल्कि जो अर्थव्यवस्था है सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। और उसी से हम मान सकते हैं, जो आत्मनिर्भरता की हम लगातार बात करते हैं, आत्मनिर्भरता हमारे देश में और ज़्यादा बढ़ सकेगी। खासतौर से इस विषय पर आज हम कई ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। निर्यात की स्थिति क्या है, किस तरीके के मानक हैं, कौन सा ऐसा अनाज है जिसका सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, फल सब्जियों की बात की जाए, मसालों की बात की जाए, उसके जरिए कैसे किसानों को जो आमदनी है वो ना सिर्फ दोगुनी बल्कि चौगुनी भी हो सकती है, क्या कुछ संभावना है, और कैसे इसको और ज़्यादा सरल बनाया गया है। कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिस पर जवाब लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। खास पैनल आज हमारे साथ जुड़ेगा। आपका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कुंदल सेन शर्मा जी, जो कि आर्थिक सलाहकार हैं खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार में। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर तरुण बजाज जी, आप निदेशक हैं एपीडा भारत सरकार में। साथ ही हमारे साथ आज और भी एक जो विशेषज्ञ हैं वो जुड़ेंगे, दयाकर जी, उनके पास हम बाद में रुक करेंगे। लेकिन खासतौर से जब बात की जाती है कृषि निर्यात की, इसके लिए किस तरीके के पैमाने हमारे सामने आए हैं और कितनी उपलब्धि हमने अर्जित की है, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। – 2020-21 के दौरान कृषि निर्यात ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले 3 वर्षों यानी 2017-18 में $38.43 बिलियन, 2018-19 में $38.74 बिलियन और 2019-20 में $35.16 बिलियन तक स्थिर बने रहने के बाद 2020-21 के दौरान कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़कर $41.25 बिलियन तक पहुंचा। ये 17.34% की बढ़ोतरी को दिखाता है। रुपए के लिहाज से ये वृद्धि 22.62% है, जो 2019-20 के 2.49 लाख करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 2020-21 के दौरान 3.05 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। कोविड-19 के बावजूद कृषि में व्यापार संतुलन में 42.16% का सुधार आया है, जो $14.51 बिलियन से बढ़कर $20.58 बिलियन हो गया। अनाजों के निर्यात में भी भारी वृद्धि हुई, जिसमें गैर बासमती चावल का निर्यात 136.04% बढ़कर $4,794.54 मिलियन रहा। गेहूं का निर्यात 774.17% बढ़कर $549.16 मिलियन का रहा, और अनाजों जैसे मिलेट, मक्का और अन्य मोटे अनाज का निर्यात 238.28% बढ़कर $694.14 मिलियन का रहा। अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, हल्दी और केसर आदि मसालों के निर्यात में भी भारी बढ़ोतरी हुई। पहली बार कई क्लस्टरों से भी निर्यात हुए हैं, जैसे वाराणसी से ताजी सब्जियों और चंदौली से काले चावल का पहली बार निर्यात किया गया है, जिससे उस क्षेत्र के किसानों को सीधा फायदा मिला है। मार्केट लिंकेज के लिए विभाग फसल उपरांत वैल्यू चेन विकास और एफपीओ जैसे संस्थागत संरचनाओं की आरंभिक सहायता से पूर्वोत्तर के किसान भारतीय सीमाओं से आगे भी अपने मूल्यवर्धित उत्पादों को भेजने में सक्षम हुए। अनाज निर्यात का प्रदर्शन भी
2020-21 के दौरान बहुत अच्छा रहा है। हम पहली बार कई देशों को निर्यात करने में सक्षम रहे हैं। कृषि उत्पादों के भारत के निर्यात बास्केट को विस्तारित करने और भारत के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से कई बड़ी उपलब्धियां हैं जो अर्जित की गई हैं। ना सिर्फ गेहूं की बात की जाए, दूसरे अनाजों की बात करें, मोटे अनाजों को देखा जाए, सब्जी या फलों की हम बात करते हैं, या इसके साथ साथ बात हो मसालों की या वो जिनमें औषधीय गुण हैं, अच्छा खासा इजाफा जो है निर्यात में वो दर्ज किया गया है। लेकिन किस तरीके से देखिए मदद मिली है ये हमें समझना होगा। और सबसे पहले कुंतल सेन जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जो निर्यात के आंकड़े हैं, एक काफ़ी बड़ा बदलाव इनमें हम देख पा रहे हैं। क्या माना जाए, क्या जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसका जीवंत उदाहरण अब हमारे सामने है? हमारा यहाँ पे कई सारे मंत्रालय है जो कि कृषि और उनका रिलेटेड जो सेक्टर है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनका अपना अपना योजनाएं हैं जिससे घरेलू मार्केट में भी सामान बिकता है और बाहर के देशों में भी हम पहुंचाते हैं। इसमें अहम रोल जो करते हैं वो वाणिज्य विभाग के है। वाणिज्य विभाग के अंदर में हमारा ये एपीडा संस्था है जो एग्री कमोडिटीज एंड एग्री प्रोसेस फूड्स डील करते हैं, और साथ साथ में हमारा एमपीडा है जो कि मेरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है। इसके साथ साथ कृषि मंत्रालय, हमारा खुद का मॉपी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, बहुत सारा कमोडिटी बोर्ड्स है जो कि निर्यात में जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि भारत सरकार ने 2018 में एक कृषि निर्यात नीति चालू किया है, जी बिल्कुल, जिसमें कि हमारा जो कृषि निर्यात है उसको करीबन $30 बिलियन से बढ़ा के $60 बिलियन करने की एक लक्ष्य के साथ 2022-23 तक इसका टारगेट है, और उसके फर्दर 100 बिलियन करने का उसके अगले कुछ सालों में लक्ष्य है। जी बिल्कुल। तो इसके एक अच्छा जो निकल के आया है कि पिछले साल डिस्पाइट पेंडेमिक and so many industries closing down and so many logistics problem, हमारा इस क्षेत्र में काफी अच्छा बढ़ा है, 18% एग्री एक्सपोर्ट्स हुआ है। लेकिन उसमें जो हमारा मंत्रालय का जो प्रोसेस फ्रूट वाला है उसका अगर आप अलग से निर्यात का गति देखेंगे तो वो करीबन 36% हुआ है। जी बिल्कुल। तो जो कि हमारे लिए भी, हमारा मंत्रालय के लिए भी एक रिकॉर्ड की तरह है। और पूरा देश में क्या हुआ है 2014-15 में देखा जाए तो जो हमारा प्रोसेस फूड का शेयर था कृषि निर्यात में वो करीबन 13.7% था, जो कि बढ़ के करीबन 22.1% छू चुका है पिछले साल में। तो ये एक हमारा मंत्रालय डायरेक्टली निर्यात में पहले नहीं था। हमारा मेन फोकस है जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। लेकिन इस बार के जो बजट है, इस बार का बजट कहीं अहम है कृषि क्षेत्र के लिए। आप अगर देखेंगे 2021 के फरवरी में जो बजट आया है उसमें बहुत सारा ऐसे घोषणाएं किया गया है जो कि कृषि क्षेत्र में और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें से 2 ऐसा योजनाएं हैं जो कि हमारा मंत्रालय अभी डील कर रहे हैं, जिसके द्वारा कृषि निर्यात को और पर्टिकुलरली प्रोसेस फूड का जो एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ोतरी देने में काफी काम आएगा। उसमें एक है, एक ऑपरेशन ग्रीन करके हम स्कीम चालू किए थे 2018 के नवंबर में। जी, ऑपरेशन ग्रीन में आप कई और उत्पाद हैं जिन्हें शामिल कर लिया गया है। हाँ, वही बोलना चाहता हूं कि शुरू में जब ये नवंबर 2018 में शुरू किया गया था तो सिर्फ टमाटर, प्याज और आलू के ऊपर इनका कंसंट्रेशन था। अब इस बजट में इसको 22 पेरिशेबल्स में कवर किया गया है। ज्यादातर ये फल और अनाज है, उसके साथ साथ सब्जियां है, उसके साथ साथ श्रिम्प या प्रॉन इनको भी जोड़ा गया है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और एक दूसरा योजना के बारे में मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। ये डायरेक्टली हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ेगा। हमारा पूरा विश्व में ग्लोबल फूड चैंपियंस क्रिएट करने में ये कामयाब होगा। यानी एक नई भूमिका जो है वो देश की अब नजर आने वाली है हमारे
जैसा आपने कहा कि ग्लोबल फूड की अगर खास तौर से बात की जाए तो एक नई भूमिका में हम यहाँ नजर आएंगे। और शुरुआत में आपने यहाँ जिक्र किया कुंतल जी, एपीडा की अगर बात की जाए, तरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक लगातार हम कह सकते हैं जो उपलब्धियां हैं अर्जित कर रहे हैं कृषि या उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी के समय में भी इतनी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है, आपदा को अवसर में तब्दील कैसे किया जाता है, ये शायद इन आंकड़ों को देखकर हम समझ सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं कि हमें काफी अवसर मिले, चुनौतियां तो थी ही लेकिन अवसर भी मिले। और चाहे हमारे ये कोविड की सिचुएशन रही लेकिन उसके बावजूद हमें अवसर मिले और उन अवसरों का हमने अच्छा फायदा भी उठाया है। जैसे कि पिछले साल से हमारी मांग में काफी बढ़ावत हुई, मांग काफी बढ़ी और रिटेल सेक्टर काफी ग्रो किया, जिससे काफी जो है हमारे जो खाद्य उत्पाद थे उनकी डिमांड जो पूरे विश्व भर में बढ़ी, जिसका हमने लाभ उठाया। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि हमारे जो कई ऐसे उत्पाद थे जो कि अभी हम लोग शायद बेचने में या एक्सपोर्ट करने में हम कई बार प्राइस कम्पिटिटिव नहीं हो पाते थे, लेकिन इस बार हम लोग प्राइस कम्पिटिटिव भी हुए और हमने काफी देशों में बेचा। जैसे मैं गेहूं का उदाहरण दे रहा हूँ, गेहूं में हम लोग प्राइस कम्पिटिटिव नहीं होते थे, लेकिन इस बार हमने प्रचुर मात्रा में गेहूं का भी जो है वो निर्यात किया है। जी, प्रसंस्कृत जो खाद्य उत्पाद है उसके लिए भी कुंतल साहब ने बताया कि 36% की बढ़ोतरी रही है। इसके अलावा जो हमारे चावल है, चावल दोनों बासमती चावल और जो दूसरे के जो चावल हैं उनमें भी जबरदस्त हमको जो है वो बढ़ोतरी मिली। मोटा अनाज आपने जिक्र किया, उसमें तो हमें 150% के करीब जो है वो हमारी वृद्धि हमें देखने को मिली है। फलों में वृद्धि मिली, सब्जियों में वृद्धि मिली। फल सब्जियों के जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनमें हमको काफी अच्छी वृद्धि मिली है। और जैसा कि अभी आपने अपनी इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट में भी बताया था कि काफी हमें इसमें वृद्धि जो नजर आई है वो आपने कहा ओवरऑल 20%, लेकिन मैं अगर प्रसंस्कृत और दूसरे उत्पाद हैं जो कि एपिडा मॉनिटर करता है उनको देखें तो हमें कम से कम जो है वो 30 से 35% की जो है वृद्धि हमें पिछले वर्ष से इस वर्ष में मिली है। इसका जो है वो श्रेय हम अपने किसान भाइयों को देना चाहते हैं। किसान भाइयों की मेहनत है, किसान भाइयों की लगन है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। उसके साथ ही जो उद्यमी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकारी नीतियां बहुत सरल थी, सुविधाजनक थी। सरकार ने काफी सुविधाएं भी दी जिससे कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जो उद्यमी हैं, हमारे किसान भाई हैं, जो हमारी लेबोरेटरीज हैं, जो पूरी जो आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं पूरी सुविधा के साथ उसको काम कर सके। ये सारा टोटल मैनेजमेंट जो हुआ जिसकी वजह से सबका सहयोग रहा, टोटल मैनेजमेंट रहा, जिसका कि आज हम कह रहे हैं आपके सामने कि उपलब्धि रही है। 41 बिलियन US$ का जो है वो कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। जी बिल्कुल तरुण जी, और इसके साथ साथ उसमें 20 बिलियन के आसपास उत्पाद रहे हैं। जाहिर तौर पर अच्छा खासा इजाफा जो है वो हमें नजर आता है। लेकिन यहाँ पर कुंतल जी, अगर क्लस्टर अप्रोच की अगर हम बात करें, ये कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि करीब ऐसे कई उत्पाद हैं, अलग अलग जिलों को चिन्हित किया गया जहाँ संभावनाएं थी, उनको ना सिर्फ तलाशा गया बल्कि तराशा, और उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो किसानों के सामने रखा गया। ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच फॉर डेवलपिंग दिस एग्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर मीटिंग द एक्सटर्नल डिमांड। हमारा जो मैंने बोला कि एपिडा जो कर रहे हैं ऑलरेडी उनका काफी सारा क्लस्टर्स पूरा देश भर में आइडेंटिफाइड है। उसके साथ साथ हमारा ये जो ऑपरेशन ग्रीन शुरू हुआ है उसमें हम लोग वही कर रहे हैं। एपिडा के क्लस्टर्स के अलावा भी बहुत सारा क्लस्टर्स हम लोग आइडेंटिफाई किया है, इंक्लूडिंग इन द नॉर्थ ईस्ट एंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट घरेलू बाजार है। तो इसको सबको क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में एक कॉन्वर्जेंस के जरिए कि जो भी मंत्रालय या संस्था ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्रिएट किया है उसको दूसरे भी थोड़ा यूज कर पाए, और ताकि उसको लिवरेज करके सरकार उसको और बढ़ोतरी दे पाए। तो ये एक सही दिशा है, और जिससे कि ये जो हमारा भारत का कृषि निर्यात नीति है उसको सही दिशा में एक लक्ष्यों में पहुंचने में कामयाबी आएगा।
जी, एक बेहतर भविष्य की तरफ लगातार हम बढ़ रहे हैं और उसी तरफ हमारे जो कृषि निर्यात और उससे संबंधित क्षेत्र हैं उसमें भी हम मान सकते हैं कि सही पथ जो है उस पर लगातार आगे बढ़ना और काफ़ी सकारात्मक परिणाम नज़र आते हैं। तरुण जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से ना सिर्फ एपीडा ने क्लस्टर अप्रोच का जो कार्यक्रम है वो तो चलाया ही, बल्कि वर्चुअली अगर देखा जाए, क्योंकि कोविड महामारी की वजह से जो जिस तरह से मेले का आयोजन किया जाता था अलग अलग देशों के बीच जो किसान हमारे मुखातिब होते थे, लेकिन अब हम मान सकते हैं कि अब वो स्थिति नहीं रही, तो हमने वर्चुअल मोड अपनाया और वहां भी काफी सफलता अर्जित की हमने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हमने कहा कि शो मस्ट गो ऑन, ये नीति को रखा वर्चुअली हमने, यानी जैसे अब हम वर्चुअली कर रहे हैं, वर्चुअल के माध्यम से हम लोगों ने सब क्रेता विक्रेता को मिलाया। वर्चुअल माध्यम से ही हमने अपनी जो हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे मिशंस हैं, उनका सहयोग लिया। उनका सहयोग लेते हुए हमने सब जो सुपरमार्केट्स हैं उनको जोड़ा, अपने यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सीधा सुपरमार्केट्स के साथ जोड़ दिया, जिससे कि वो अपना जो है वो अपना बिजनेस को नेगोशिएट कर सके। ना केवल ये किया, वर्चुअल ट्रेड फेयर, अपने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया हमने वर्चुअल ट्रेड फेयर का, जिसमें कि आप अगर जाएंगे तो आपको लगेगा कि सच में मैं ट्रेड फेयर में आ गया। आप एक सच में लगेगा कि मैं एक पेविलियन में खड़ा हूं, सच में जो है रिसेप्शन पर हूं। एक ऐसा हमने आर्टिफिशियल सा प्लेटफॉर्म बना दिया वर्चुअल मोड पर, जिसमें कि जो है वो मेलों का एक आभास रहे और क्रेता विक्रेता की जो हमारी उपलब्धि है वो भी उसमें हमको हासिल हो सके। साथ ही साथ हमने जो अपने मिशंस हैं उनके साथ मिलकर प्रोडक्ट प्रमोशन किया, क्योंकि जा नहीं सकते लेकिन प्रोडक्ट तो जा सकता है। हमने यहाँ से अपने प्रोडक्ट भेजे, जैसे आम है, अभी आम का सीजन अभी भी चल रहा है। हमने क्या किया, अपने आम जो है हमने सुपरमार्केट्स में भेजे, अपनी एम्बेसीज के साथ सहयोग करके वहां पे हमने एक और प्रमोशन किया। जो सुपरमार्केट्स, जो पॉपुलर सुपरमार्केट्स हैं या वहां की जो व्यावसायिक गतिविधियां जो हैं उन पर आम को प्रदर्शित किया, उनको बताया कि ये हमारे देश के आम हैं, जो कि उनको पता भी था, लेकिन एक पब्लिसिटी की और साथ ही में टेस्टिंग कैंपेन करवाई, वहां पे लोगों को खिलाया। वो आम जो है उन्होंने खाया और हमको फीडबैक दिया और अच्छी जो है वो बिक्री भी हुई हमारी। तो इस तरीके का हमने उत्पादों का भी जो है वो प्रमोशन किया। जी बिल्कुल, ना सिर्फ आम बल्कि इसके अलावा दूसरे फलों की बात की जाए, केले की बात की जाए, और खासतौर से इस बार तो जो जामुन है उसका भी निर्यात किया गया है। जी, ना केवल ये, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो हमारे ऐसे मोरिंगा से बनी हुई चीजें, कटहल से बनी हुई चीजें, और जो मोटा अनाज जैसे हमने जिक्र किया, मिलेट हमने ऑर्गेनिक उत्तराखंड से भेजा, जो जहां से गया नहीं था, और सीधा डेनमार्क भेजा। इसके अलावा जो है वो हमने अपने कई उत्पाद जो हैं, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, जिनके लिए हमें गर्व है कि हमारे भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिनको बोलते हैं, स्पेशल उनका प्रमोशन करवाया, क्योंकि वो प्रीमियम पर जाते हैं। तो ये सारी गतिविधियां चली और आगे भी चल रही हैं, जिसका परिणाम अब हमें अच्छा ही मिल रहा है। और आइए यहाँ एक बार फिर रुक कर लेते हैं कुंतल जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ना सिर्फ जो नए उत्पाद हैं उनकी पहचान की गई, क्लस्टर अप्रोच जो है उसको अपनाया गया, लेकिन इसी दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं, बाजार और खासतौर से जो फोकस की जब हम बात करते हैं, मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए, तो यहाँ संभावना शायद ज़्यादा तलाशने की कोशिश की गई। देखिए, हमारा जो वाणिज्य मंत्रालय है जी, वो बहुत सारे नया FTA जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इसके ऊपर काम कर रहे हैं जी। ये सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कवर करेगा, जिसमें कि हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी कवर होगा। आपको जरूर पता होगा कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ईरान, ऐसे बहुत सारा कंट्रीज के साथ, हमारा देशों के साथ हमारा ये FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का टॉक्स चल रहे हैं, जिससे कि काफी सारा भारत का जो कृषि उत्पाद है और प्रोसेस फूड है उसका एक्सपोर्ट बढ़ने का गुंजाइश है जी। तो ये एक अहम नीति भारत सरकार ने अपनाया है, और जिसपे कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्रीज के साथ साथ बहुत सारा और मंत्रालय जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, टैरिफ लाइंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जहां पे हमारा मार्केट खुल सकता है, उसके लिए हम लोग अपना अपना सुझाव दे रहे हैं, जिसको कि हाईएस्ट लेवल पे डिस्कशन के लिए टेकअप किया जाएगा। जी बिल्कुल कुंतल जी, और खासतौर से हमने देखा, अगर जैविक उत्पादों की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी एक अच्छा खासा इजाफा नज़र आया है। जो अलग अलग उत्पाद हैं
जिनका कहीं ना कहीं आधार जैविक रखा गया, वहाँ भी हमने देखा कि किस तरीके से कोशिश की गई कि ज़्यादा बाजार जो है समय रहते वो उपलब्ध कराया जाए। देखिए, इसके लिए मैं एक बोलूंगा, हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर 2020 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च किया गया था जून 2020 में। इसका नाम था प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस स्कीम जी। इस स्कीम के जरिए करीबन, आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, इसमें इनफॉर्मल या अनरजिस्टर्ड इकाइयां जो है वो ज्यादा है, करीबन 25 लाख है। इनमें से करीबन 2 लाख को हम फॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, इनको क्रेडिट सपोर्ट देंगे, इनका कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग के लिए हम सहायता करेंगे। और इस योजना की सबसे अहम चीज है, ये राज्य सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ऊपर आधारित है। देश में करीबन 741 जिलों में यूनिक प्रोडक्ट, जिसमें कि कहीं सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों के द्वारा जी। इसके थ्रू में हम ना कि इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, बट निर्यात के लिए भी ये एक अहम हमारा प्लैंक रहेगा। जी बिल्कुल, तो लगातार हम मान सकते हैं जो नीतियां हैं वो कितनी देखिए सकारात्मक यहाँ पर रही हैं, उनके परिणाम अब हमारे सामने आ रहे हैं। लगातार जो कृषि निर्यात है उसमें इजाफा हो रहा है और ख़ासतौर से हमने देखा इस बार जो मोटे अनाज हैं उनके निर्यात में भी वृद्धि दर्ज की गई है। किस तरीके से यहाँ पर और ज़्यादा संभावनाएं मौजूद हैं मोटे अनाज में भी, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। उसके लिए रुक करेंगे हम दयाकर राव जी का हैदराबाद का, लेकिन फिलहाल विचार विमर्श में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं बम्पर कृषि निर्यात की। जिस तरीके से निर्यात में हमने देखा जो अच्छा खासा इजाफा नजर आ रहा है, और उसी में अगर हम मोटे अनाज के निर्यात को देखें वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन और किस तरह की संभावनाएं हैं इसके लिए आइए अब रुख कर लेते हैं हैदराबाद का, जहाँ से प्रधान वैज्ञानिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च दयाकर राव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयाकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका विचार विमर्श में। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह की स्थितियाँ हमारे सामने रही हमारे देश में, आत्मनिर्भर भारत की बात हम कहते थे जो कि अब सिद्ध होती हमें नजर आने लगी है। कृषि निर्यात को अगर देखा जाए अच्छा खासा इजाफा यहाँ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो है उसका अभी पोस्ट कोविड के तरफ देख ले तो फिर इसका तो वेरी एनकरेजिंग सिनेरियो है जी, जबकि हमारा एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने लग गए और प्रोडक्शन ऑफ वेरियस ट्रेडिशनल ग्रेन्स एज वेल एज अभी प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स का भी जो खाद बोलते हैं, खाद्यान्न एंड ये व्हाट वी कॉल मिलेट्स, इनका भी शेयर बढ़ती गया है। सो इसका ये नज़र में आया है बिकॉज लास्ट ईयर में हमारा जबकि वातावरण भी ठीक था एंड मानसून भी वॉज वेरी गुड एंड डिस्पाइट ये कोविड का सिचुएशन रहते भी हम इसमें काफी सफलता पाए और ये बहुत अच्छी चीज है। ट्रेंड जब पिछले सालों से कंपेयर करें तो अभी जो नया ट्रेंड जो बन गया इसको आगे ले चलना है हमें। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण। और खासतौर से जैसा अभी आपने कहा कि मोटे अनाज में अगर हम बात करते हैं, मक्का की बात की जाए, मोटे अनाज को देखें तो करीब 238% से ज़्यादा का इजाफा हमने देखा वर्ष 2020 और 21 में। और जिसके बाद जो व्यापार निर्यात को अगर हम देखते हैं तो ये 694 से ज़्यादा मिलियन डॉलर की स्थिति में ये हमें नज़र आ रहा है। कितना फ़ायदा इसके ज़रिए दयाकर जी हम मान सकते हैं जो किसान हैं उनको मिल पा रहा है? ये टेम्परेरी अभी जो है जितने भी एक्सपोर्ट हो रहा है मोटे अनाज का जी, इसका फायदा आने वाले दिन में इसको जितना भी है फायदा उसको फार्मर को मिलना चाहिए, उसमें शेयर मिलना चाहिए। जैसे प्रोड्यूसर शेयर इन द कंज्यूमर का रूपी में जब बढ़ती जाते हैं तो ये पूरे बैकग्राउंड में जो कल्टीवेशन ऑफ मोटे अनाज का काफी उपयोग होने वाला है, क्योंकि अभी ये न्यूट्री सीरियल्स है। न्यूट्री सीरियल्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत ही
रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हमारा गवर्नमेंट भी इसका बहुत प्रोत्साहन दे रहे। तो जी। जब हम इसको देखने लग गए तो शुरुआत तो अच्छा हुआ, फिर आने वाले दिन में भी इसको करना है तो इसका एरिया भी बढ़ना है, ताकि एरिया जब बढ़ सकती है जब फार्मर्स को इसमें एक्सपोर्ट्स का फायदा होना चाहिए। जब तक एक्सपोर्ट्स का फायदा उनके इनकम्स पे ना पड़े तो फार्मर्स ज़्यादा इसके ऊपर जोर नहीं दे सकते हैं। सो हमारा प्रयास यही होगा कि हम उनका शेयर वहां तक ले जाना चाहिए ताकि फार्मर फायदा हो जाए। जी, बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण जिस तरीके से लगातार हम बात करते हैं कि जो निर्यात की स्थिति है उसमें बदलाव हो रहा है। और ना सिर्फ एक स्थिति थी जब दयाकड़ जी हम देखते थे जो हमारे मसाले हैं, मसालों के बाज़ार को देखा जाए वहाँ काफ़ी संभावनाएं मौजूद होती थी, लेकिन इस बार अगर हम अनाज को भी देखें, गेहूँ, उसके साथ साथ मोटे अनाज को भी देखा जाए तो अच्छी खासी वृद्धि जो है वो कहीं ना कहीं निर्यात में नज़र आ रही है। निर्यात मांग जो है अच्छी नज़र आई है, लेकिन खासतौर से अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है? अभी इंडिया में एक्सपोर्ट्स ये मोटे अनाज का जो हो रहा है 28.5 मिलियन यूएसडी 2019-20 में है। और CAGR जैसे ग्रोथ रेट देखना बाजरा का या सोरगम का, ये इससे पहले वो नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव आने लग गया। ओवर द इयर्स डिक्रीजिंग ट्रेंड था। अभी खास करके रागी है ना, इसमें मोटा अनाज में उसका काफी बढ़त हुआ है, 5.72% इंक्रीजिंग ट्रेंड पे आ गया। तो इससे लगता है हम थोड़ा वी आर एबल टू सी कुछ लाइट, रोशनी दिखने जा रहा है कि हम इसको आगे ले चल सकते हैं। क्योंकि अभी हम ये बोलने लग गए हैं कि 2023 जो होता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अभी उसके लिए वो भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया है। तो 2023 अब से लेकर 2023 को वी हैव अबाउट 2-3 साल है। इसमें अगर सारे के सारे मोटे अनाज पॉजिटिव साइड आ गया, एक्सपोर्ट हम आगे ले चलने का बहुत संभावना होगा। क्योंकि ये ग्रोथ रेट अभी इतने सालों से घटी है, अभी ट्रेंड फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ट्रेंड जा रहा है। ये तो इट इज अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड। जहाँ तक मिलेट मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो इट्स करंट वैल्यू जब तक 9 बिलियन टू ओवर 12 बिलियन बाय 2025। जी बिल्कुल दयाकड़ जी, क्या हम मान सकते हैं जिस तरीके से जो है ना उसका एक्स्ट्रापोलेट करें तो 9 बिलियन से 12 बिलियन तक जा सकता है। बिल्कुल दयाकड़ जी, लेकिन जिस तरीके से जो निर्यात के आंकड़े बढ़े हैं, एक काफ़ी अच्छा खासा इजाफा जो है वो हमें नज़र आता है मिलेट मार्केट्स की अगर खास तौर से बात की जाए, क्या इसके ज़रिए हम मान भी सकते हैं जो किसान हैं उनको लगातार प्रोत्साहित किया और उसी का परिणाम ये है कि बड़े पैमाने पर ना सिर्फ हमने खेती की, रकबा जो है वो बढ़ा मोटे अनाज का और एक बड़ा बाजार अब हमारे सामने है? अभी हम पिछले 60 सालों से जो मिलेट्स का कल्टीवेशन, तो उसमें पॉलिसी का सपोर्ट थोड़ा राइस वीट के ज़्यादा ऊपर ध्यान देने से इसका कोत घटती गया है। तो हम शुरुआत में इंडिपेंडेंस आने के बाद फूड सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान देते हुए हम मिलेट्स को थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट हो चुका है मगर अभी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है कि मिलेट माल न्यूट्रिशन हो सकता है या माल न्यूट्रिशन हो सकता है या कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो सकता है। ऐसी चीज में हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का ध्यान देने का अभी गवर्नमेंट जो उनका फोकस शिफ्ट हुआ उस जरिए में ये मिलेट्स का प्रोत्साहन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके मिलेट्स का एरिया बढ़ाना है और उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। ये कब बढ़ सकती है? अभी ऐसे है क्योंकि ये शुरुआत इतने पिछले 60 सालों से हम देखा गया तो ये तो फार्मर ग्रो करता है अपने खाने के लिए, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ग्रो करता है। बट नाउ वो अर्बन एरियाज के लिए, अर्बन कंज्यूमर्स के लिए, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए, मिड डे मील के लिए, ICDS प्रोग्राम्स के लिए ग्रो करना पड़ेगा, कल्टीवेशन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल दयाकड़ जी, माइंडसेट चेंज करने के लिए उनको प्रॉफिट्स बढ़ना है। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर जो मुनाफा है वो बढ़ पाएगा किसानों का, लेकिन अगर निर्यातक देशों की सूची अगर खास तौर से हम कहें एक्सपोर्ट्स का वैल्यू भी बढ़ सकता है। जी दयाकड़ जी, अगर जो निर्यातक देश की अगर खास तौर से बात की जाए जहां निर्यात किया जाता है मोटा अनाज, तो प्रमुख देश कौन से हैं जहां पर संभावनाएं मौजूद हैं कि जो बाजार है हमारा और बड़ा हो सकता है? अभी फिलहाल
अभी भारत सबसे, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग मिलेट कंट्री है। जी तो मगर अब अपना डेस्टिनेशन कंट्रीज नेपाल हो सकता है, सऊदी अरेबिया हो सकता है, पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तुनिशिया, श्रीलंका, यमन, लीबिया, नामीबिया, मोरक्को, ये जी सारे मिला के 80% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स अभी है। मगर मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज है व्हेन यू कंपेयर, but we will have to see that India should be able to compete with other destination country. अभी ये छोटे छोटे है countries, but जी हमारा ध्यान बड़े countries में जाना चाहिए, जैसे इंटरनेशनल ईयर खास करके क्योंकि हमारा इससे पहले एक्सपोर्ट्स एज ए कमोडिटी जाता था, जी एज ए कमोडिटी एक्सपोर्ट करते थे। अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्शन का बहुत ही जरूरत है, उस पे ध्यान देते हुए हम जैसे बाजरा है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नामीबिया, जी इंडियन डायस्पोरा का टारगेट कर चालू है। मगर बियॉन्ड दैट वी शुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मेरे को ये लग रहा है आने वाले दिन में अभी बहुत सारे पोटेंशियल है। यानी हम मान सकते हैं दयाकर जी, हाल ही में हमने देखा भी था जो जैविक कटहल पाउडर है उसका निर्यात किया गया था जर्मनी को, जो ग्लूटेन मुक्त था उसका निर्यात हुआ था जर्मनी को। तो इस तरीके से अब हमें जो नए आयाम है उनकी तरफ आगे बढ़ना होगा। हाँ बिल्कुल। अभी नॉट ओनली दैट इज कॉमन फॉर ऑल द कमोडिटीज। अभी कमोडिटीज के लिए वो जो बुलेटिन निकलता है तो उसको ध्यान देखना है। मगर जब मिलेट्स के बात करते हैं, मिलेट्स के लिए ये नया है, जो ट्रेड कर रहे हैं उसको भी सेंसिटाइजेशन करना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ज्यादा बढ़त देना पड़ेगा। अपना एक्सपोर्ट पॉलिसी भी थोड़ा इसके जरिए में चलना है। अपिडा इज टेकिंग ए वेरी बिग मूव जी इन प्रमोटिंग मिलेट्स जी, तो ताकि अभी डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रेंथन करे तो इंटरनेशनल मार्केट्स का बढ़त हो जाएगा जी। आने 2-3 साल में मुझे लग रहा है कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स, इंक्रीजिंग ट्रेंड्स आ सकते हैं। मगर ये पूरे सारे स्टेक होल्डर्स इसमें जो है सभी को, आप जो बता रहे थे जनवरी में जो बुक जो रिलीज करते हैं सभी को मालूम नहीं है, मगर सभी को इसका ध्यान करना है, प्रॉपर एजुकेशन जाना है, इसको मिशन मोड पे ले चलना है। जी बिल्कुल सर। लेकिन अगर खासतौर से अगर हम देखें, ना सिर्फ जो हमारी कृषि निर्यात नीति है उसमें हमने देखा उसकी वजह से किस तरीके से निर्यात के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी सुधरते नजर आए, इसके साथ साथ जो क्लस्टर अप्रोच अपनाई गई है ये कितनी कारगर आप मानते हैं? ये बहुत बड़ी है। दिस इज इट डज लॉट ऑफ वैल्यू, बिकॉज आप जो बोलते हैं अभी मिलेट जैसा है, स्मॉल फार्मर ग्रो करता है जी, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग पे करता है। अभी ये क्लस्टर अप्रोच जब तक ना लिए तो इसको एग्रीगेशन बल्किंग करके एक्सपोर्ट क्वालिटी, यूनिफॉर्म क्वालिटी, क्लीन क्वालिटी, ग्रेडेड क्वालिटी विथ FSSAI स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये रेगुलेटरी मेजर्स कंप्लाई करते हुए इसमें एंटायर वैल्यू चेन फॉर द ग्रेन फॉर द एक्सपोर्ट कमोडिटी विल बी थोड़ा अलग होता है। डोमेस्टिक मार्केट में तो चल जाएगा थोड़ा बहुत, बट एक्सपोर्ट मार्केट के लिए तो वैल्यू चेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। तो बिल्कुल। एग्रीगेशन नाउ काफी एजेंसीज आ रहे हैं, जैसे FPO से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनका लिंकअप विथ अपिडा एंड ट्रेडर्स, ये सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी कनेक्ट कर दिए तो आपको सप्लाई चेन का इश्यूज कैन भी सुधार सकते हैं। जी बिल्कुल। फार्मर को चाहिए, फार्मर को ये सेंसिटाइज करना क्या क्वालिटी की जरूरत है, एक्सपोर्ट क्वालिटी, एंड ट्रेडर्स वो क्वालिटी के लिए क्या पैसे देंगे फार्मर को जी। तो बीच में FPOs क्या योगदान देंगे क्लस्टर अप्रोच के द्वारा, इधर एट द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो सकता है या फार्मर्स प्रोड्यूसर काउंसिल, सब एजेंसीज दे मस्ट बी कनेक्टेड वेल जी बिल्कुल। और अभी की स्थिति भी हम यही देखते हैं, अलग अलग कड़ी जो हैं उनको लगातार जोड़ा गया, जिसका परिणाम अब हमारे सामने है। जो निर्यात है उसमें बम्पर इजाफा यहाँ नजर आ रहा है, वो भी कोविड-19 महामारी के दौरान की जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं। फिलहाल यहाँ लगातार आपको जानकारी हम देते रहेंगे। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान,
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं बम्पर कृषि निर्यात की और उसके साथ साथ जो संबंधित क्षेत्र हैं उनसे अगर जोड़कर देखा जाए अच्छा खासा जो इजाफा है वो निर्यात में नज़र आ रहा है। यानी जो आंकड़े हैं उनमें किस तरह का बदलाव आया। एक समय था जब हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज समय की अगर बात की जाए तो निर्यात की स्थिति में हमें और वो भी अच्छी खासी वृद्धि जो है वो हमने यहाँ पर अर्जित की है। कुंतल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, यहाँ जानना हम चाहेंगे जिस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की बात की जाए, लोगों को ना सिर्फ जागरूक किया गया, प्रोत्साहित किया गया कि वो प्रसंस्करण क्षेत्र में आए, मूल्य संवर्धन क्षेत्र में आए, और उसके लिए जैसा आपने कहा कि अलग अलग अब कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग अलग अलग उत्पाद में आना चाहते हैं, प्रसंस्करण के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें हम अलग से मदद भी देते हैं। लेकिन आने वाले समय में और किस तरह की सेवाएं या सुविधाएं किसानों को मिल सकेंगी? मेन फोकस है वो है कि किस तरह से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है हमारा देश में, ये एक सबसे अहम मुद्दे है कि जो कटाई के बाद जो किसानों का जो प्रोडक्ट्स में लॉस होता है जी, कटाई से लेके सेवन तक, इसके बीच में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज में बहुत लॉस होता है जी। हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर मंत्रालय के अंडर में ICAR सीपेट इंस्टीट्यूट ने 2015 में एक स्टडी किया था जिसमें करीबन 92,000 करोड़ का लॉस एस्टिमेट किया गया था जी। तो हमारा मंत्रालय का एक अहम मुद्दा है कि हमारा जो योजनाएं हैं उससे हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कैसे कम किया जाए जी, और साथ साथ में वैल्यू एडिशन करें ऐसे एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिससे कि किसान के जो आमदनी है वो दुगना हो जाए, तिगना हो जाए। तो ये हमारा फोकस है। हमारा मंत्रालय का एक यूनिक पोजीशन है कि हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो कृषि क्षेत्र से आते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे योजनाएं लेते हैं उसका एक सीधा असर पड़ते हैं किसानों के आय के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया है PMFME स्कीम, जिससे कि ओडो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच में पूरा देश भर में 741 जिले में प्रोडक्शन बढ़ाने की योजनाएं हैं जी। ऑपरेशन ग्रीन के द्वारा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को बढ़ोतरी देने की एक उपाय हम लोग सोचे हैं, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हम देश में बाजार बढ़ाने का, देश के अंदर और बाहर दोनों का कोशिश कर रहे हैं और ग्लोबल फूड चैंपियंस क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि पिछले 5 साल में हमारा मंत्रालय में जो काम किया है उसके वजह से जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में वो करीबन 10% बढ़ा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 8.2 है और ओवरऑल कृषि क्षेत्र में 3.1 है। तो ये जो योजनाएं हैं इसको हम अगर सही दिशा से इंप्लीमेंट कर पाए तो इससे कि ना ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, हमारा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम होगा और निर्यात में डेफिनेटली एक फायदा होगा, और जिसका सीधा असर पड़ेगा हमारा किसान भाइयों के आय के ऊपर। जी कुंतल जी, जैसा आपने कहा जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनका लगातार सहयोग भी रहा है, और ऐसे में कृषि उड़ान या कृषि रेल की भी अगर बात की जाए तो इनके जरिए भी कोशिश यही हुई कि जो नुकसान है उसको कम से कम किया जाए और तय समय पर जो उचित उत्पाद है वो बाजार तक पहुंच सके। बिल्कुल, ये जो हमारा ऑपरेशन ग्रीन था इसका जब 2018 में शुरू किया गया था उसका एक्चुअली 2 हिस्सा था। एक तो था आपका लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, लेकिन एक और हिस्सा था कि ये टमाटर, प्याज और आलू के क्षेत्र में प्राइस स्टेबलाइजेशन करने की एक अहम इशू था कि कहीं भी जिले में अगर आपका उत्पाद ज्यादा हो जाता है तो प्राइस फॉल करता है और किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो उसमें हम लोग ने ये शुरू किए थे इस स्कीम के जरिए कि हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और स्टोरेज के लिए 50% ग्रांट देंगे, जिससे कि जहां पे ज्यादा उपज हो रहा है वहां से हटके जहां पे जरूरत है कंजम्पशन सेंटर्स वहां पे लिया जाए। तो जब ये आत्मनिर्भर भारत स्कीम हमारा माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है पिछले साल, उसमें ये ठीक किया गया है ये 3 टॉप प्रोडक्ट्स टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो से हटके जितने भी नोटिफाइड फल और सब्जियां हैं सबको सहायता दिया जाएगा, और जिसमें कि किसान रेल और कृषि उड़ान का एक अहम रोल रहेगा। ये किसान रेल बहुत सक्सेसफुल एक हमारा योजना हुआ है, जिससे कि कहीं ह्यूज अमाउंट
of agri produce has moved from one place to another to जी, help the बिल्कुल। farmers retain better price। तो ये बोलूंगा कि किसान रेल एक बहुत अच्छा योजना है और जी। आगे भी इसमें हम ऑपरेशन ग्रीन के थ्रू में इसको हेल्प कर रहे हैं रेल मंत्रालय के साथ मिलके, और जी। उम्मीद है कि ये काफी सक्सेसफुल रहेगा। जी बिल्कुल, कुंतल जी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अलग अलग माध्यम जो हैं जिनमें लगातार मजबूती प्रदान की गई है, लेकिन आने वाले समय की अगर बात की जाए, क्योंकि एक समय तो ऐसा भी था जब किसान बचते थे, हिचकिचकते थे कि प्रसंस्करण के क्षेत्र में नहीं जाएंगे, वहाँ नुकसान हो सकता है, लेकिन आज के दौर की अगर बात की जाए तो हर एक किसान रुचि ले रहा है, ना सिर्फ अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए बल्कि जो उसका उत्पाद है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुँचाने के लिए भी, और लंबे समय तक वो उत्पाद टिका रह सके इसके लिए भी। बिल्कुल सही बात आपने कहे हैं। तो जो भी हमारा भारत सरकार के मंत्रालय है, चाहे कृषि मंत्रालय हो, चाहे हमारा मंत्रालय हो, वाणिज्य विभाग हो, ये सब लोग मिलकर जो भी अपना योजनाएं अपना रहे हैं, ये सीधा हमारा किसान भाई को सही मूल्य पहुंचाने में, जी। उनका जो भी प्रोड्यूस है उसको घरेलू बाजार से लेके बाहर के देशों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। जैसे आपने एपीडा की बात किया, इस जगह में मैं थोड़ा एक बार एमपीडा के भी बात करूंगा। बिल्कुल। तो मेरीन एक्सपोर्ट्स डील करते हैं। जी। ये जो मैंने बोला पिछले साल का जो बहुत सक्सेसफुल हुआ है कृषि निर्यात, उसमें एक सबसे बड़ा परसेंटेज ग्रोथ हुआ है आपका मत्स्य और मेरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में 33% का ग्रोथ हुआ है। जी। तो इसका भी श्रेय जाता है कि हमारा जितना भी मंत्रालय है उसमें एमपीडा, जो कि फिर वाणिज्य मंत्रालय के अंडर में है, उनका जो योजनाएं हैं और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, उनका जो है योजनाएं हैं, उससे भी ये को लाभ उठा है। जी। तो अभी जो है जितने भी हमारा भारत सरकार का रिलेटेड मंत्रालय है, उनको सबको मिलके एक कन्वर्जेंस अप्रोच के साथ एक पोस्ट हार्वेस्ट रेवोल्यूशन लाना पड़ेंगे। आपने अगर माननीय प्रधानमंत्री की भाषण सुने होंगे पिछले बजट के बाद, उन्होंने बोला है कि पहले जैसे एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, ये सही समय है जिसमें कि हम एक पोस्ट हार्वेस्ट रेवोल्यूशन ले आ सकते हैं। इस पोस्ट हार्वेस्ट रेवोल्यूशन से सबसे अहम चीज जो निकल के आएगा वो है वैल्यू एडिशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और जिससे कि हमारा सीधा लाभ उठाएगा किसान भाइयों ने। जी। तो अगर हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं और हमारा जो भी योजनाएं हैं उसको सही दिशा में ले जा सकते हैं, तो जरूर हमारा ये कृषि निर्यात नीति जो कि 60 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचना चाहते हैं अगले 2-3 साल के अंदर, उसमें जरूर हम इस बार ऑलरेडी 40 बिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं, उसको जरूर हम छू पाएंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ ही यहाँ कुंतल जी हम यानी कह सकते हैं हमारा जो देश है आत्मनिर्भर भारत, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, इसके बलबूते ही और आने वाले समय में हम मान सकते हैं कि जल्द ही ग्लोबल फूड चैंपियन हम कहला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा पीएलआई स्कीम जो लागू किया गया है और मतलब चलने वाला है, अगस्त 2021 से वो शुरू हो जाएगा। अभी हमारा सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, तो इससे ग्लोबल फूड चैंपियंस क्रिएट करना, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, हमारा मेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक अहम प्रॉब्लम होता था कि हमारा कॉम्पिटिटिवनेस कम था, लेकिन ये जो इंसेंटिवाइज प्रोत्साहन दिया जा रहा है सेल्स में, इसमें 4 सेगमेंट को चुना गया है। एक है मेरीन प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी हाईलाइट किया, एक है आपका प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक तीसरा है रेडी टू ईट, रेडी टू कुक इंक्लूडिंग मिलेट्स, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स और मोज़रेला चीज। ये 4 सेक्टर को चुना गया है उसका पिछला रिकॉर्ड देख के, और बाहर के बाजार में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या इसका को देख के आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसमें जो सेल्स बेस्ड इंसेंटिव हम दे रहे हैं, उससे ना कि सेल्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, हमारा आत्मनिर्भरता बढ़ेगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा, और आज से 2-3 साल बाद आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भारत का जो फूड ब्रांड्स है वो कहीं अच्छा नाम के साथ निकल के आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट भी इस योजना के अंदर दे रहे हैं। यानी एक नई पहचान जो है वो हमें नजर आ सकेगी, और वो होगी ग्लोबल फूड चैंपियन के रूप में, जैसा कुंतल जी ने हमें यहाँ कहा। अब आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं तरुण जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तरुण जी, यहाँ खासतौर से आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ना सिर्फ हमने देखा कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो चिन्हित किए गए, अलग अलग जो उत्पाद हैं उनकी पहचान की गई, और कुंतल जी ने भी जैसा बताया कि आने वाले समय में हमारी कोशिश यही होगी कि हम ग्लोबल फूड चैंपियन के रूप में उभर कर आएँ। ऐसी जो स्थिति है, इस तरह का जो प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन किस तरीके से हम मान के चलें कि और क्या संभावनाएँ हैं जो कि किसानों के लिए मदद पहुँचाने की बात की जा रही है? आपने ठीक कहा कि हम ग्लोबल चैंपियन, फूड चैंपियन के तौर पर बनने जा रहे हैं और अभी भी हैं। अभी भी दुनिया में हमारा 9वां स्थान है। अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट में हम पूरी दुनिया में 9वें स्थान पर आते हैं जी। और हमारा शेयर जो है 2.1% है, यानी अच्छा शेयर है। और ये भी देखिए कि हमारे यहाँ जिनको भी जरूरतों को पूरा करना है, तो उसके बाद हम लोग दुनिया में इतना बड़ा निर्यात करने जाते हैं। साथ साथ जो उनकी खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भी हम अपना पूरा कर रहे हैं। हमें जो आने वाले समय में जो जरूरत है वो है, सबसे इसमें आवश्यकता होती है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, गुणवत्ता का सब ध्यान रखना है जी। पेस्टिसाइड रेजिड्यूज का इश्यू जो है वो बार बार उठकर आता है, कई देशों से आ रहा है, अब तो बहुत से देशों से जो है वो आना शुरू हो गया है। अभी तक हम इस चुनौती को अपनी अच्छी तरीके से जो है पूरा कर पा रहे हैं जी, लेकिन इस चुनौती को पूरा करने के लिए हमें किसानों की मदद चाहिए कि वो जो पेस्टिसाइड्स का जो है वो सही तौर पर इस्तेमाल करें। अगर आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतनी करें, और विशेषज्ञों की देखरेख में इसका इस्तेमाल करें, जिससे कि उनका रेजिड्यू लेवल जो है जितना मान्य है उतना ही रहा जाए। ये बहुत जरूरी चीज है। साथ ही हमें अब वो हाई जो है वैरायटीज को भी ढूंढना चाहिए। इसके अलावा हमें अब उत्पाद में अगर जहां वैरायटी लाने की जरूरत है वो भी लेकर आए कि हम जो है वो एक ही तरह की जो है वो उत्पादन की तरफ ना चलें, जिससे हमें और अधिक मुनाफा हो सकता है, उसकी तरफ भी जाएं। साथ ही प्रसंस्करण की तरफ जी जरूर जाना है, प्रसंस्करण और संवर्धन, इसके लिए जरूर जाना है। और जरूरी नहीं होता कि बड़े स्केल पर जाना है, पहले छोटे स्केल पर ही जाएं, उसके बाद धीरे धीरे हम जो है बड़े स्केल पर जा सकते हैं। उससे बहुत फायदा होगा, उससे जो पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारे नुकसान होते हैं वो रुक जाएंगे। और आप देखें, कोई भी उत्पाद होता है उसकी एक कैटेगरी होती है, बी कैटेगरी होती है और सी कैटेगरी होती है। ए कैटेगरी होती है जो टेबल वैरायटी है, बी कैटेगरी भी कुछ हद तक टेबल वैरायटी होती है। तो जो सी कैटेगरी हो जाती है, जिसकी के थोड़ी शेप खराब है या जो वैसे सही है लेकिन शेप खराब है या कुछ उसमें और दिखने में उतना जो है वो आकर्षक नहीं है, इसलिए टेबल वैरायटी के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन वैसे सही है, तो उसको हम प्रसंस्कृत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब क्या होता है कि हम तीनों वैरायटीज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तीनों चीजें हमारी बिक रही हैं, तो उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है। जी, काफ़ी अच्छी वृद्धि जो है वो हमने देखी जैविक उत्पादों में। और जैसे आपने कहा कि अलग अलग उत्पाद प्रसंस्करण के क्षेत्र में हमें आना होगा, तो हाल ही में हमने देखा था बेंगलुरु से जो कटहल पाउडर है ग्लूटेन मुक्त, उसका निर्यात किया गया था जर्मनी को। तो ना सिर्फ अगर हम एक सीमित क्षेत्र की बात करें, बल्कि अलग अलग राज्यों को अगर देखा जाए, वहाँ की जलवायु के अनुसार जो विशेषता है उसको बाहर तक पहुँचाया जाएगा तो और ज़्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अब हमें जो है वो ये देखना है कि कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनका हमें अच्छा मूल्य मिल सकता है। कि अब मोरिंगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मोरिंगा क्यों बहुत हेल्थ फूड, स्वास्थ्यवर्धक जो खाद्य उत्पाद हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इसलिए मोरिंगा हो गया। जो मोटे अनाज हैं, और इसके अलावा कटहल के उत्पाद हमने दिए, जामुन हमने यूके भेजा जो है जी। इसके अलावा न्यूट्री सीरियल्स जिनको बोलते हैं, उनका जो है वो अब काफी अधिक डिमांड बढ़ती जा रही है, इनको भी सोचना है। इससे क्या होगा कि ये अच्छी हमको दाम देते हैं जब हम बेचने जाते हैं, और बेचने में भी आसान होता है। तो जो स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद हैं उनकी तरफ भी हम देखें। इसके अलावा भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं उनको हम जरूर बेचें, क्योंकि ये तो हमारे देश का एक गौरव है जी। भौगोलिक पहचान है, सिवाय देश में एक जगह के और कहीं मिलते नहीं है ऐसे उत्पाद हैं। जैसे दार्जिलिंग टी हो गया, बासमती चावल हो गया, रोशोगुल्ला हो गया बंगाल का, उड़ीसा का, इस तरीके के जो उत्पाद हैं ये केवल वहीं मिलते हैं। बीकानेर की गुजिया हो गई, तो ये जो है वो उस जगह से जुड़ी हुई एक विशेष उत्पाद है, जिसको हमें आप भौगोलिक पहचान के तौर पर ये WTO परमिट भी करता है आर्टिकल 22-23 के तहत, और प्रीमियम ले, इसको भी हमें सोचना है और इस तरफ भी जाना है।
बिल्कुल तरुण जी, लेकिन हमने देखा ना सिर्फ वो देश जहां पर लगातार हमारे जो निर्यात के संबंध हैं काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं, ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना की बात की जाए तो अनार से लेकर जो दूसरे उत्पाद हैं वो हमने इस बार पहुंचाए हैं, यानी जो नए बाजार की तलाश है वो भी साथ साथ चल रही है, जिससे जो किसान हैं उनको और ज़्यादा लाभ मिल सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नए बाजार भी तलाश रहे हैं, क्योंकि हमें अपना मार्केटिंग का बेस भी बढ़ाना है दो तरीके से। एक तो हम अपने बाजार नए ढूंढ रहे हैं, नए देशों में जो है जिन देशों उत्पाद नहीं जाते हैं उनमें भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन देशों में जाते हैं उनमें और अधिक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों तरफ कोशिश चलिए। मैं उदाहरण देता हूँ, गेहूं हमारा पहले इतना निर्यात नहीं होता था, इस साल अब हम गेहूं का निर्यात शुरू किया। हमारे प्रतियोगी देश हुआ करते थे जो चावल के निर्यात में, जो प्रतियोगी होते थे, हमें कम्पीट करते थे, आज हमने उनको एक्सपोर्ट किया अपने देश का चावल। जो संभावनाएं तलाशी गईं उनको ना सिर्फ तलाशा गया बल्कि तराशा भी गया किसानों के लिए। और फिर चाहे एपीडा की बात की जाए, एपीडा की हम बात करें, ये लगातार ऐसे माध्यम बने जिन्होंने जहां पर किसानों को पूरा समर्थन दिया गया, हर एक सहयोग हर स्तर पर दिया गया, और उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे देश के जो किसान हैं वो ना सिर्फ अपने देश तक बल्कि दुनिया के कोने कोने तक अपने उत्पादों को सफलतापूर्वक पहुंचा रहे हैं। और देश का जो कृषि निर्यात है उसमें लगातार इजाफा कर ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं बल्कि इस देश को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। फिलहाल तरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो आज विचार विमर्श में जाना आपने किस तरीके से लगातार जो संभावनाओं की तलाश है वो अब होती नजर आ रही है, और खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वहाँ पर हमारे जो देश है भारत दस्तक बहुत पहले दे चुका है, लेकिन अब एक नई पहचान के रूप में दस्तक है वो देने वाला है, वो होगी ग्लोबल फूड चैंपियन के रूप में। यानी लगातार जो कृषि निर्यात है उसको बढ़ाया जा रहा है, और उसके बलबूते हम मान सकते हैं कि जल्द ही आत्मनिर्भरता जो है वो हमारे देश में भी नजर आ सकेगी। फिलहाल आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन करके विचार विमर्श कार्यक्रम को देख सकते हैं। आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे और फिर कभी भी कहीं भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इससे पहले भी जो कार्यक्रम प्रसारित किए जा चुके हैं उनको भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आप उनको देख सकेंगे। किसी नए विषय पर फिर करेंगे हमारे विशेषज्ञ के साथ चर्चा, लेकिन आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।